डियर स्टूडेंट्स, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बिंदु है भारत पाक संबंध। भारतीय विदेश नीति में भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे दैनिक जीवन तक को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान प्राकृतिक रूप से कोई दो स्वतंत्र देश नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो भारत का विभाजन हुआ ये अंग्रेजों की एक सोची समझी नीति का परिणाम रहा। अंग्रेजों की सदैव यह नीति रही कि किसी तरह भारत में फूट डालकर अपना शासन लंबे समय तक जारी रखा जाए, और अंततः जब अंग्रेज अपनी इस फूट डालो और राज करो की नीति में सफल नहीं हो पाए, उन्हें लगा कि अब आगे भारत पर इस तरह शासन करना संभव नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर और एक फूट डालने का प्रयास कर अंततः भारत का विभाजन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के जो दो भाग बने, और वे भी ऐसे भाग कि उनमें जन्म से ही शत्रुता स्थापित हो गई, और यही अंग्रेजों का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। मैं तो कई बार जब विश्व इतिहास का अध्ययन करता हूँ और जब हम ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में जब प्राचीन काल से इन दोनों देशों के संबंधों का जब अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो क्रीमिया युद्ध हुआ 1854-56 के आसपास, तो क्रीमिया युद्ध से पहले ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु सदियों से बने रहे, परंतु क्रीमिया युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के संबंधों में धीरे धीरे ऐसा मोड़ आया कि तब से ये दोनों देश अपनी शाश्वत शत्रुता को भुलाकर धीरे धीरे करीब आते गए और एक दूसरे के मित्र बन गए। कई बार मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो शत्रुता सदियों से चली आ रही थी, वह शत्रुता भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित कर दी। और यही कारण है कि अपने निर्माण से ही पाकिस्तान भारत का एक शत्रु बना हुआ है, जो कि हर मौके पर दोनों के बीच गाही बगाही शत्रुता प्रकट होती रहती है। भारत पाक संबंध इतने नाजुक दौर में कैसे पहुंचे, ये विद्वानों के बीच एक गंभीर बहस का विषय है, और मैं समझता हूँ ये बहस निरंतर चलती रहेगी, इसका अंत होना आसान नहीं है। इस विषय पर जितना कहा जाए उतना ही कम होगा, इसलिए मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूं कि भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं और विदेश नीति के अनुसार दोनों देशों के बीच वे कौन सी समस्याएं हैं जो दोनों को एक दूसरे का शत्रु
समझती रही हैं और शत्रुता के कारण दोनों के संबंध मधुर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले बिंदु में कहा था कि किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए किसी भी देश को अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम कुछ भी करें लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए कई विद्वानों ने या उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमें येन केन प्रकारेण सामंजस्य अपनाकर अपने पड़ोसियों के साथ ही अपना संबंध इस तरह बनाना है कि हमारे राजनयिक संबंध मजबूत रहें, हम पड़ोसियों के साथ मिलकर अपना आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास या हमें कहें निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। तो इसलिए पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम कुछ भी कहें परंतु पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मधुर होने ही चाहिए, क्योंकि इसी में दोनों देशों का हित है और दोनों देशों की जनता का हित भी तभी संभव है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंध, आपसी संबंध मधुर बने रहें। परंतु दुर्भाग्य यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कई समस्याएं हैं जो दोनों देशों के संबंधों को सामान्य नहीं होने देती है। इनमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कश्मीर समस्या, शरणार्थी समस्या, पाकिस्तान का सैन्यीकरण, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, दोनों देशों का परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ये जो बिंदु हैं इन पे हम क्रमिक रूप से इनका अध्ययन करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन समस्याओं ने किस तरह दोनों देशों के संबंधों पर प्रभाव डाला है। यद्यपि इनमें कई समस्याएं आज तक उनका समाधान किया गया है और काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इन सभी समस्याओं के कारण हमारे राजनैतिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध या हमारे आर्थिक संबंध मधुर नहीं हो पाए हैं। यद्यपि जैसे मैंने कहा कि कई समस्याओं का समाधान वर्तमान तक हो चुका है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी हमें संबंधों के सामान्य बनाने में बाधा बनी हुई हैं। यद्यपि इन समस्याओं के समाधान के लिए ताशकंद समझौता, शिमला समझौता जैसे समझौते आयोजित किए गए, परंतु ये समझौते कहाँ तक सफल हुए यह भी एक विवेचना का विषय है। सर्वप्रथम हम चर्चा करना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो महत्वपूर्ण समस्या रही है, जिसके कारण आज भी सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न होता रहता है और जिस कारण आज भी दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या ने क्यों जन्म लिया, क्यों कश्मीर एक ऐसी समस्या बन गई जिसका कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक स्थायी समाधान या दृढ़ स्थायी समाधान नहीं हो पाया। यद्यपि विगत वर्षों में इस समस्या के समाधान का एक सकारात्मक प्रयास हुआ है, लेकिन इतने वर्षों तक जिस समस्या ने हमें निरंतर उलझाए रखा वह कश्मीर समस्या क्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर समस्या वास्तव में है क्या समस्या।
कश्मीर भारत और पाकिस्तान के आंतरिक संबंधों में हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहा है। ये प्रश्न पाकिस्तान के निर्माण से ही शुरू हो गया था, एक उलझ गया था। इस समस्या का कारण एक तो अंग्रेजों की नीति रही, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना का जो रवैया था कश्मीर के प्रति वो रवैया रहा, तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो तत्कालीन नरेश थे कश्मीर के हरि सिंह, उनकी महत्वाकांक्षा, और फिर भारत सरकार का जो तत्कालीन भारत सरकार थी उसका जो कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण था। इन सब ने कश्मीर समस्या को उलझाने में एक प्रकार से ये सभी कारण उत्तरदायी रहे हैं। और इन सब कारणों में जो पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में कश्मीर पर आक्रमण किया, उसने इसे और भी उलझा दिया था। हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर की समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई। जैसे कि आपने ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया होगा कि भारत में सैकड़ों रियासतें थी जिन पर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता स्थापित थी। अर्थात आजादी से पहले जो भारत का शासन था वह शासन ऐसा था कि भारत का एक बड़ा भाग सीधे ही अंग्रेजों के शासन में था, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, या जो सीधा ब्रिटिशर्स के अधीन था। और एक बड़ा हिस्सा उन छोटी छोटी रियासतों का था, जो लगभग 600 के आसपास जो रियासतें थी। वे रियासतें अपने आंतरिक प्रशासन के लिए तो स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु उन पर जो सर्वोच्चता स्थापित थी वह ब्रिटिश सम्राट की थी। अर्थात वे रियासतें अपने ओर से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती थी। उनके संदर्भ में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए ब्रिटिश सम्राट की सरकार ही उत्तरदायी थी। अर्थात जो रियासतें थी, भारतीय रियासतें, वे भी ब्रिटिश सम्राट या अंग्रेजों के अधीन थी। परंतु जब अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र बनाने का निर्णय लिया और स्वतंत्रता, जब अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर शासन करना उनके लिए संभव नहीं है और उन्होंने यह मन बना लिया कि अब वो भारत को स्वतंत्र करेंगे, भारत से चले जाएंगे, तो इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री और तमाम जो नेता थे, भारतीय नेता, जिन्ना, इन लोगों ने ऐसे बयान दिए जिससे भारतीय रियासतों को ये लगा कि वे आगे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं और स्वतंत्र राष्ट्र की भांति व्यवहार कर सकती हैं। ये जो गलतफहमियां थी उनको पैदा करने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की भी एक महत्वपूर्ण घोषणा उत्तरदायी रही। क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जो ब्रिटिश सम्राट की सरकार है, पैरामाउंटसी मानी सर्वोच्चता के अंतर्गत अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार को सौंपने का इरादा नहीं रखती है। अर्थात एटली ने यह कहा कि जब भारत को अंग्रेज स्वतंत्र करेंगे तो भारत की जो दो सरकारें स्थापित होंगी, भारत और पाक, तो वे जो है सर्वोच्चता की जो शक्तियां हैं, सर्वोच्च शक्तियां हैं, वो किसी भी सरकार को नहीं सौंपेंगी। अर्थात सर्वोच्चता ब्रिटिश सम्राट की उसमें रहेंगी और वो सर्वोच्चता किसी को नहीं मिलेगी। और इसका एक गलत संदेश ये गया कि रियासतों ने ये समझा कि वे क्या हैं, वे भी स्वतंत्र राष्ट्र की भांति व्यवहार कर सकती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बयान था मोहम्मद अली जिन्ना का, 18 जून 1947 को जिन्ना ने यह घोषित किया कि ब्रिटिश पैरामाउंटसी की समाप्ति के बाद सभी रियासतें स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न राज्य होंगे। अर्थात जिन्ना का कहना था कि
जैसे ही अंग्रेज भारत पर से अपना अधिकार छोड़ेंगे, भारत को स्वतंत्र घोषित करेंगे, वैसे ही सभी रियासतें भी स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न स्थापित हो जाएंगी। इससे रियासतों में एक गलत संदेश यह गया कि कई रियासतें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में व्यवहार करने का सपना देखने लगी, और इनमें से ही एक रियासत थी कश्मीर। इसमें कुछ प्रयास, यद्यपि इन बयानों का खंडन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भी किया। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने यह घोषणा की कि देशी रजवाड़ों के सामने आज़ादी का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास यही विकल्प है कि वे अपनी क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। जो बयान पहले एटली और जिन्ना ने दिए, उनके खंडन के रूप में या उनके विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने यह बयान दिया कि रजवाड़े स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। उनके सामने यही विकल्प है कि वो या भारत में शामिल हो जाए अपने क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार, या पाकिस्तान में। और इस बीच जो तत्कालीन कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उनका भी जो ढुलमुल रवैया रहा, क्योंकि हरि सिंह ये चाहते थे कि न तो वो पाकिस्तान में शामिल होने के इच्छुक थे और न ही भारत में। वे चाहते थे कि वे स्वतंत्र रूप से कश्मीर को बनाए रखें, और उनका उद्देश्य था, जैसे कि पुष्पेश पंत जी ने लिखा है, कि वे कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे। और इसी भ्रांति का शिकार शेख अब्दुल्ला भी बाद में हुए, और उनको भी लगा कि कश्मीर के बारे में, यद्यपि शेख अब्दुल्ला भारत के पक्ष में विलय के ज्यादा पक्षधर थे, यद्यपि ऐसी परिस्थितियां आई कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने स्वयं विलय का प्रस्ताव रखा। लेकिन कश्मीर के विलय में जो देरी हुई, उसके कारणों पे हम जो चर्चा कर रहे थे, उन कारणों में हरि सिंह का रवैया भी शामिल होता है। अब जो देरी हुई कश्मीर के विलय में, जो समस्या बनने का एक कारण भी रहा, वो देरी भारतीय नेताओं की ओर से भी हुई। क्योंकि कश्मीर के संदर्भ में, या हम यूं कहें कि कश्मीर के विलय के संदर्भ में, भारतीय नेताओं ने अपनी ओर से कोई प्रयास प्रारंभ में नहीं किया। क्योंकि जैसे कि विद्वानों का मत है कि तत्कालीन भारत सरकार चाहती थी कि कश्मीर की जनता स्वयं निर्णय ले कि वह भारत के साथ रहना चाहती है या पाकिस्तान के साथ, और इस संदर्भ में भारतीय नेताओं द्वारा अपनी ओर से कोई प्रयास प्रारंभ में नहीं किया गया। ऐसा कहना है बिपिन चंद्र जी, जो इतिहासकार हुए, प्रसिद्ध इतिहासकार, उनका। और ऐसी स्थिति में जब कश्मीर के राजा ने नहीं भारत में विलय किया और नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि कश्मीर की जो जनसंख्या थी उस समय या अब भी, उसमें अधिसंख्य मुसलमान जनसंख्या रही है, और पाकिस्तान को यह गलतफहमी रही कि मुस्लिम जनसंख्या उसका समर्थन करेगी, जबकि कश्मीर की जनता ने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कुछ पठान कबायलियों के सहयोग से और अपने सैनिकों के कबायलियों के भेष में कश्मीर भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर पहुंच गई और श्रीनगर के निकट पहुंच गई, ऐसी स्थिति में 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। जब हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगी तो तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर भारत ने जो है यह निर्णय लिया कि बिना विलय के कश्मीर में भारतीय सेना प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि माउंटबेटन की यही सलाह थी। इसलिए 26 अक्टूबर को कश्मीर का भारत में विलय किया गया। इस संदर्भ में बिपिन चंद्र जो इतिहासकार है उन्होंने लिखा है कि हालांकि राजा हरि सिंह तथा जो उस समय
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर की जनता के प्रतिनिधि थे। तो वे दोनों भारत के साथ दृढ़ और स्थायी विलय चाहते थे। उनकी यह मांग थी दोनों की, मानी कश्मीर की जनता की ओर से, जो जनता के नेता थे शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह, कि भारत के साथ कश्मीर का दृढ़ और स्थायी विलय हो। परंतु तत्कालीन भारत सरकार ने अपनी जनवादी प्रतिबद्धताओं और माउंटबेटन की सलाह के कारण यह घोषणा की कि घाटी में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल होने के बाद विलय के निर्णय पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। और यहीं से कश्मीर का प्रश्न उलझ गया। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो बड़ा अतार्किक लगता है कि जब जनता के जो प्रतिनिधि हैं शेख अब्दुल्ला और वहाँ के जो राजा हैं हरि सिंह, वह स्थायी विलय चाहते थे, तो क्यों भारत सरकार ने स्थायी विलय स्वीकार नहीं किया? इस निर्णय पर अगर हम गहराई से विचार करें तो ये बड़ी उहापोह की स्थिति हो जाती है कि ये कैसा निर्णय था। जो कश्मीर के प्रतिनिधि हैं, कश्मीर के राजा हैं, कश्मीर की जनता के प्रतिनिधि हैं शेख अब्दुल्ला, जो वहाँ के राजा हरि सिंह, वो स्थायी विलय चाहते हैं, दृढ़ विलय चाहते हैं, और भारत इस तरह का निर्णय ले रहा है। भारत सरकार का जो निर्णय लिया गया वह कालांतर में एक बड़ा प्रश्न बन गया और यहीं से इसने कश्मीर समस्या को जन्म दिया। अब जब विलय हो गया तो भारत की सेनाएं कश्मीर गई, उन्होंने कश्मीर को खाली करवाया। अभी पूरा कश्मीर खाली भी नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने 30 दिसंबर 1947 को कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत सरकार सुरक्षा परिषद में कश्मीर की समस्या को ले गई कि सुरक्षा परिषद इस दिशा में कदम बढ़ाए कि जो पाकिस्तान ने आक्रमण कर भारत के क्षेत्रों को पर अधिकार किया है, उन्हें खाली किया जाए। परंतु सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आक्रमणकारी देश घोषित करने के बजाय ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव के कारण कश्मीर प्रश्न को भारत पाक विवाद बना दिया और इस तरह यह समस्या और भी उलझ गई। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते और अपनी समझ के अनुसार मुझे लगता है कि जब तक कश्मीर को पूरा खाली नहीं किया जाता भारतीय सेना द्वारा, तब तक इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र में ले जाना संभवतः उचित नहीं रहता। इसका खामियाजा यह हुआ कि अभी भारतीय सेनाओं ने कश्मीर को पूरा खाली भी नहीं किया था कि भारत सरकार इसको सुरक्षा परिषद में ले गई। यद्यपि भारत सरकार का उद्देश्य बड़ा नेक था। भारत सरकार चाहती थी कि सुरक्षा परिषद इस संदर्भ में निर्णय ले कि पाकिस्तान आक्रमणकारी देश है और भारत के हिस्से को सुरक्षा परिषद खाली करवाए। इस तरह की निष्पक्षता की उम्मीद सुरक्षा परिषद से रखना तत्कालीन भारत सरकार की वास्तव में एक प्रकार से नादानी थी, क्योंकि मैंने कल के जो भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु था राष्ट्रीय हित, उस संदर्भ में मैंने एक बिंदु पे चर्चा की थी कि एक यूरोप के छोटे से देश के प्रतिनिधि ने जब ये कहा था कि भारत को कि आपको मामला सुरक्षा परिषद में ले जाने की क्या जरूरत थी। क्या आप समझते हैं कि वहां बैठे देश न्याय और अन्याय के आधार पर भाषण या मत देते हैं? हर देश अपने हित को ध्यान में रखकर चलता है। अगर आप कहें कि कश्मीर आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो हमारी समझ में बात आ सकती है, हम समझते। परंतु जब आप धर्मनिरपेक्षता, द्विराष्ट्रवाद आदि की बातें करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमें बहका रहे हैं।
ये एक महत्वपूर्ण कथन है यूरोप के छोटे से देश के राजदूत का, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद कभी भी निष्पक्ष निर्णय नहीं करती है। सुरक्षा परिषद में हर देश अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है, अपना मत देता है, और ऐसे में सुरक्षा परिषद से यह उम्मीद करना कि वह हमारे पक्ष में या हमें कहीं निष्पक्ष रूप से मामले पर विचार करेगी, सचमुच नादानी थी। और इसे बाद में नेहरू जी ने स्वयं स्वीकार किया, जब उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को एक पत्र लिखा और उसमें अपनी निराशा को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मुझे अफसोस होता है कि ये देश जो है नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया का, परंतु ये तो पश्चाताप की बात जरूर थी, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण कश्मीर का प्रश्न भारत पाक विवाद बन गया, और कई वर्षों तक, और यहाँ तक कि आज तक भी यह विवाद बना रहा, जिसके लिए हम काफी हद तक भारत सरकार की तत्कालीन भूलों को उसका उत्तरदायी समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका तो दोषपूर्ण है ही, और इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर पूरी तरह खाली नहीं हो पाया और संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास बना हुआ है। तो ये कश्मीर समस्या दोनों देशों के बीच लंबे समय तक एक विवाद का विषय बना रहा। इसमें और भी प्रश्न आते हैं कि जैसे कि यूरोप के राजदूत ने कहा कि जब आप ये कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, द्विराष्ट्रवाद, तो हमें लगता है कि आप हमें बहका रहे हैं। विद्वानों ने इसमें बड़ी बहस की है, और कई विद्वानों की बहस को मैंने सुना है, उनके लेख को पढ़ा है। कई विद्वान ये कहते हैं कि यदि भारत इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में नहीं ले जाता तो पाकिस्तान ले जाता, लेकिन यह भी विचारणीय है कि पाकिस्तान कब ले जाता। जब ले जाता तब तक तो कश्मीर खाली हो गया होता, लेकिन भारत ने स्वयं जल्दबाजी की। दूसरा मुद्दा यह कि क्या कश्मीर के मुसलमान ही धर्मनिरपेक्षता की कसौटी हैं? संपूर्ण भारत में प्रत्येक राज्य में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, और कोई भी मुस्लिम बहुल जो राज्य है, या मुस्लिम जो भारत में जितनी भी मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, उनमें और कश्मीर के मुस्लिमों में क्या अंतर है? मेरा कहने का अर्थ यह है कि भारत को अपनी धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करने के लिए केवल कश्मीर के मुस्लिमों की ही आवश्यकता है। क्या शेष भारत के मुस्लिम नहीं है? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और रहेगा। इसके लिए किसी एक प्रदेश की जनसंख्या को मानक मानना या वही जनसंख्या, इसके लिए हम ये समझे कि हमारी कसौटी वही है, तो मैं समझता हूँ यह अपने आप में कोई उचित नहीं लगता है।